हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में बताते हैं जो आरआरबी ग्रुप डी का 4 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिजिक्स में जितने भी सारे क्वेश्चन आए थे उनका मिलान कराते हैं कि आपने कितने सही किए हैं या कितने गलत किए हैं। तो चलिए देखते हैं 4 अगस्त को पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हल करते हैं। देखो, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -50 सेंटीमीटर है। यदि इस दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1 है तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः होगी। 4 ऑप्शन दिए, इसमें देखना है कौन सही है कौन गलत है। चलो, अवतल दर्पण बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये हमने बना लिया अब एक अवतल दर्पण। M1 M2 क्या हो गया? द्वारक हो गया। ये पॉइंट हो गया ध्रुव और ये वक्रता केंद्र मान लेते हैं C। ये हो गई मुख्य अक्ष। ये आगे बढ़ा देते हैं। ये चलो, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 50 है। ध्रुव P और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ये दे रखा है। अवतल में इधर की सभी दूरियां काहे की लेंगे? हम माइनस की लेते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार। और क्या कह रहा है? यदि इस दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, मेन बात ये दे रखा है, आवर्धन यम दे रखा है -1, तो कह रहा है वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः होगी। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कह रहा है। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से कह रहा है कि वस्तु कितनी दूरी में रखी है और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखा है, ये कह रहा है। तो हम मेन पॉइंट समझेंगे कि जो इसका आवर्धन दिया है -1, ये आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है? होता है -V/U। -1 कब आया है? जब V भी कितना होगा? देखो, V का मान -1 कब आया है? जब V का मान होगा आपका -50 और U का मान भी होगा -50। कैंसिल करेंगे तो तभी तो -1 आएगा। अर्थात जो वस्तु रखी है 50 सेंटीमीटर की दूरी में रखी है, मतलब वक्रता केंद्र में रखी है। और जब वक्रता केंद्र में कोई वस्तु रखी होती थी तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे बनता था, ध्रुव से उतनी दूरी पर। कितनी दूरी पर? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये क्योंकि आवर्धन -1 आया है, मतलब V और U का मान क्या होगा? बराबर प्रतिबिंब तक की दूरी और बटे वस्तु तक की दूरी बराबर होगी, तभी तो -1 आएगा। इसका मतलब है वस्तु जितनी दूरी में रखी है उतनी दूरी में प्रतिबिंब बन रहा है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती थी तो उसके नीचे ही प्रतिबिंब बनता था, उतनी दूरी पर। ये तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या हो जाएगी? 50U और माइनस कर लेंगे। इधर दूरी सब काय की लेते हैं? माइनस का। और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये भी 50 हो जाएगी माइनस की। तो V बराबर -50। तो ऑप्शन आपका -50 -50 कौन सही है? पहला ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पहला सवाल पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है? ये दूसरा क्वेश्चन आया। ये तो बहुत ही सिंपल आया हुआ है। कह रहा है विभवांतर की SI इकाई 1 वोल्ट तब परिभाषित होती है, यानी 1 वोल्ट की परिभाषा क्या बनती है, ये कह रहा है। तो देखो, वोल्ट की इसका मात्रक होता है V बराबर, पहले फार्मूला होता है W/Q। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, या W कार होता है तो जूल आवेश कूलाम, जूल प्रति कूलाम। इसी को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ये कहते हैं। तो 1 वोल्ट कब आएगा? जब Q बराबर 1 कूलाम होगा और W बराबर 1 जूल होगा। कितना होगा? जूल। तभी यहाँ रखेंगे तो V बराबर 1/1 बराबर क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। ये तो वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी चालक को अगर हम 1 कूलाम आवेश दें और उसमें 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ऑप्शन देखते हैं। 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा क्षय हो। 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा क्षय हो। सेकेंड की बात ही नहीं कर रहा, ये गलत ऑप्शन है। आगे,
1 ओम प्रतिरोध इसमें कहीं है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर है। अगला, 1 कूलाम के आवेश को, देखो मिल रहा है, 1 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है। बिल्कुल सही है, 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना जूल कार्य करना पड़ता है? 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब उसका विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहीं पर मिल जाएगा आपका। और क्या कह रहा है? 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया, तो इसमें समय दिया नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपका सी पार्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट आपने अगर ये किया है तो बिल्कुल करेक्ट किया है। आगे चलते हैं, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 2 kg, 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। कितनी ऊंचाई से गिराई जाती है इसको? h बराबर 10 मीटर की ऊंचाई से। चलो, तो 5 मीटर की ऊंचाई पर इसकी स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान की एक वस्तु है और 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो जब 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो वहाँ इसकी टोटल ऊर्जा कितनी थी? कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं हम इसकी। कुल ऊर्जा U बराबर क्या फार्मूला होगा? mgh। m है 2, g की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, और h कितना है? 10 है, तो यह क्या आ जाएगा? 100 जूल आ जाएगा, सॉरी 200 जूल आ जाएगा। ये आ जाएगी इसकी कुल ऊर्जा। अब कह रहा है 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। तो 5 मीटर, अब ऊंचाई कितनी ले लेनी है हमको? 5 मीटर। इसकी स्थिति ऊर्जा निकालते हैं। स्थिति ऊर्जा U बराबर क्या फार्मूला होगा? mgh। m कितना है? 2 kg, द्रव्यमान वही है, g की वैल्यू 10 है, h का वैल्यू 5 कर दिया है, तो 2 पंचे 10 क्या आ जाएगा? 100 जूल आ जाएगी। ये आ गया। तो क्या कह रहा है? स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करना। तो देखो, कुल ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? कुल ऊर्जा अगर E मान ले, कुल ऊर्जा बराबर सूत्र होता है गतिज ऊर्जा और प्लस स्थिति ऊर्जा। तो हमको देखो स्थिति ऊर्जा तो पता चल गई है 100 जूल, हमको गति ऊर्जा निकालना, और कुल ऊर्जा ये है, इसको E मान लेते हैं। चलो, तो कुल ऊर्जा कितनी आई है? 200 बराबर के, और स्थिति ऊर्जा कितनी आ गई है? 100। इधर घटा देंगे तो गति ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 200 माइनस 100, ये तो गति ऊर्जा भी कितनी आ जाएगी? 100 जूल आ जाएगी। ये ऐसे निकाल लेंगे हम गति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा 5 मीटर की ऊंचाई पर ये आ गई है। अब इनका अनुपात कह रहा है स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का अनुपात। तो स्थिति ऊर्जा 5 मीटर की ऊंचाई में U और बटे गति ऊर्जा के भाग देते हैं, तो 100 बटे 100 क्या आ जाएगा? 1/1, अर्थात 1:1। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1:1। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। 1:1 कहाँ है भाई? पहला ही आपको मिल गया 1:1। ये कह रहा था 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, तो पहले स्थिर होगी, तो इसकी स्थिति ऊर्जा निकाल लिया, कितनी? 200 जूल। और जब वो वस्तु गिरी तो 5 मीटर जैसे नीचे आई, तब उसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लिया, जो सवाल कह रहा था। और कह रहा गति ऊर्जा, तो गति ऊर्जा ऐसे निकाल ली, कुल ऊर्जा निकाल रखा था, स्थिति ऊर्जा ये मिल गई, घटा दिया, गति ऊर्जा आ गई, और स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का अनुपात कह रहा था, अनुपात निकाल दिया, 1:1 आ जाएगा। ऐसे लगा लेंगे सवाल को। आगे देखते हैं सवाल। चार नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? पहला कथन है चुंबकीय छेद रेखाएं चुंबक के बाहरी दक्षिणी ध्रुव से शुरू होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ठीक है। एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय छेद की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार ज्ञात की जा सकती है। चौथा है चुंबकीय छेद रेखाएं हमेशा सीधी रेखाएं होती हैं। अगला है एक धारावाही तार की सतह पर चुंबकीय छेद शून्य होता है। तो देखो चुंबकीय छेद रेखाएं चुंबक के बाहरी दक्षिणी ध्रुव से शुरू होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं
और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश होकर पुनः उत्तरी ध्रुव में आ जाती हैं। इस प्रकार ये चक्कर लगाती रहती हैं ये। और ये कह रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव से शुरू उगती हैं और उत्तरी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। बिल्कुल गलत है। और एक बात बी पार्ट क्या कह रहा है, एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर एक तार है आपका, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, सीधा धारावाही चालक बन गया ये। चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अंगूठे दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही चालक बन गया, इसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। तो अगर ये तार है, धारा ऊपर जा रही, तो धारा की दिशा में हम अंगूठा रखते हैं और अंगुली को जिस प्रकार ऐसे घुमाते हैं इसको पकड़ने के लिए ऐसे, तो जिस दिशा में डायरेक्शन में अंगुलियां घूमती हैं वही क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि धारावाही चालक में अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा सीधी रेखाएं होती हैं। गलत है भाई, सीधे रेखाएं कहाँ होती हैं, ये लूप बनाती हैं। और क्या कह रहा है, एक धारावाही तार की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, बी। आगे ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। ये भी देखो दर्पण से पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए और प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बने तो दर्पण का आवर्धन ज्ञात करो। कह रहा है अवतल दर्पण है, आप अवतल दर्पण बना लेते हैं, ऐसे बना लिया हमने। ये द्वारक हो गया M1 M2, ये हो गया इसका ध्रुव, वो ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र C, ये बन गई मुख अक्ष। इस तरीके से ये फोकस इसके बीच में होता है। चलो कोई बात नहीं। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, वस्तु को कितनी दूरी में रखा जाए, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ रख दिया हमने। कितनी दूरी है ये, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलो यहाँ पर रख दिया। ये कितनी दूरी पर वस्तु है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी में, 20 सेंटीमीटर की दूरी में वस्तु रखी है। अब सवाल ही कह रहा कि प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है उसी ओर। इधर ही प्रतिबिंब कहीं बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ बनता है, कितनी दूरी में, 40 सेंटीमीटर की दूरी में। और अवतल में ये दूरियां सब काहे की लेंगे, माइनस के। तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी u कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब तक की दूरी हुई, ये भी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, सॉरी 40 दे रखा है। कह रहा आवर्धन, तो दर्पण का आवर्धन क्या होता है, फार्मूला माइनस का v बटे u। तो माइनस v की वैल्यू कितनी है, -40, ये आ गया। u कितना है आपका, -20, ये कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, -2, तो आवर्धन कितना आ जाएगा आपका, -2। बिल्कुल करेक्ट, -2, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। क्योंकि आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब तक की दूरी बटे वस्तु तक की दूरी। प्रतिबिंब तक की दूरी 40 है और वस्तु तक की दूरी 20 है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। चलो आगे ये क्वेश्चन देखो, ये किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली 2 वस्तुएं A और B को अलग अलग ऊंचाई से गिराया गया। चलो एक M1 मान लेते हैं, कितना दे रखा है, 2 kg, और दूसरा जो द्रव्यमान है M2, ये दे रखा है 3 kg। ये A वस्तु है और ये क्या है, B वस्तु है। अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाता है। तो कह रहा है A को जमीन तक पहुंचने में 5 सेकेंड लगता है। एक वस्तु A है, ये इसको जब गिराया जाता है ज़मीन में तो इसको पहुंचने में समय कितना लगता है, 5 सेकेंड लगता है। और जब B को नीचे गिराया जाता है तो इसको सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 3 सेकेंड लगता है।
ये, तो हम इसका वेग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो जब पृथ्वी पर ये पहुंचा है तो यहाँ पर वेग कितना होगा, तो v बराबर u प्लस जी टी से, और प्रारंभिक वेग इसका क्या हुआ होगा, 0, भाई शून्य ही लेंगे स्टार्टिंग में, तो v बराबर u 0 और g ले लेते हैं, और t की कितना है 5, ये वेग आ जाएगा किसका, a का। इसी प्रकार b का वेग निकालेंगे तो v बराबर u प्लस जी टी से निकाल लेंगे, तो वी बी बराबर b का वेग u 0, g वैल्यू g, t कितना है 3, तो 3g आ जाएगा। ये वेग आ गया। क्यों वेग आ गया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभाव पर उनकी गति ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करो। गति ऊर्जा कह रहा है, तो अब गति ऊर्जा एक ही निकालो, तो के ए बराबर, गति ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम ए इंटू वी ए का स्क्वायर। फिर चलो निकाल लेते हैं, तो 1/2 एम ए की, ए का द्रव्यमान 2 है और ए का वेग निकाल लिया कितना 5g, तो 5g का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 25g स्क्वायर। इसी प्रकार हम b की गति ऊर्जा निकाल लेते हैं, तो हाफ एम ए बी और इंटू वी वी का स्क्वायर, तो 1/2 द्रव्यमान b का कितना दे रखा है 3 kg, वेग कितना दिया है b का देखो 3g, तो 3g का होल स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। चलो तो कितना आ जाएगा ये 1/2 गुणा स्क्वायर 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 इंटू जी स्क्वायर, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, इनका अनुपात ज्ञात करो, तो चलो तो के ए बटे के बी निकाल लेते हैं। के ए की गति ऊर्जा आई है 25g स्क्वायर और बी की कितनी आई है 27g स्क्वायर बटे 2। चलो इसका गुणा ऊपर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 25 दूना 50 और बटे क्या आ जाएगा 27। ये भाई इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, 25 दूना 50 बटे 27, तो अनुपात क्या आ जाएगा 50:27 आ जाएगा करेक्ट आंसर। देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है 50/27 या 50:27, 50/27 सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे लगाया है क्योंकि भाई गति ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो द्रव्यमान तो दे रखा है, हमको वेग नहीं दिया था, इसीलिए हमने यहाँ से वेग निकाल लिया। दोनों के लिए लगा के भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से करते हैं। थोड़ी आवाज़ गड़बड़ है, तबीयत खराब हो गई है। चलो आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ये देखो पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, कह रहा है 12 वोल्ट की बैटरी को क्रमशः 1 ओम 2, 3, 4 और 10 ओम के प्रतिरोधकों के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखो श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध हैं, ये हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 और इसको R4 और इसको R5। कह रहा सीरीज में जोड़े श्रेणी क्रम में, इस तरीके से सीरीज में जोड़ लेते हैं। ये R1 कितना है 1 ओम है, R2 कितना है 2 ओम है, R3 3 ओम है, R4 4 ओम है और R5 कितना है 10 ओम है। अब कह रहा है इसको बैटरी से जोड़ा गया है, कितने वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी से, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, जोड़ा जाता है तो 10 ओम के प्रतिरोधक से कितनी धारा प्रवाहित होगी। 10 ओम का प्रतिरोध कहाँ जुड़ा है आपका, उसको चेक करते हैं। तो 10 ओम का प्रतिरोध ये है, कह रहा है इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये कह रहा है। तो श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है। जो धारा इसमें होगी वही इसमें होगी, वही इसमें होगी, वही सभी में होगी। तो पूरी हम धारा निकाल लेते हैं, तो पूरा विभव कितना है 12, तो पूरा हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, 5 जुड़े हैं। तो R बराबर R1 1, R2 2, R3 3 है, R4 4 है, R5 10 है। 4 3 7, 7 2 9, 1 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20 ओम आ जाएगा। ये टोटल प्रतिरोध 20 और टोटल विभव 12। देखो टोटल विभव कितना है 12, टोटल प्रतिरोध है। टोटल धारा निकाल लेते हैं, तो R बराबर V बटे I से, तो I बराबर V बटे R।
V है 12 और R कितना है आपका 20 है। डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 छः का 12 तो 6/10, तो I बराबर 10 का भाग देंगे तो 0.6 एम्पियर आंसर आ जाएगा। और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है तो ये 0.6 एम्पियर की धारा यहाँ से निकलेगी, ये धारा सभी में क्या होगी, बराबर होगी। तो 10 ओम प्रतिरोध में भी धारा कितनी होगी, 0.6 एम्पियर। करेक्ट आंसर आपका बी लगा देते हैं। आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन ध्वनि से पूछा गया है, ध्वनि की चाल से। क्या कह रहा है, कह रहा एक दिए गए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, लैम्डा पूछ लिया है। चलो, कह रहा जिसकी आवृत्ति n मान लेते हैं कितनी, 220 हर्ट्ज है, और चाल दे रखी है हुई 440 मीटर पर सेकेंड। सिंपल फार्मूला याद हो गया होगा, V बराबर n लैम्डा, V बराबर n लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, V/n। तो V कितना है 440 और n कितना है 220, 0 0 बाई दूना 44, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। ऐसे लगा लेंगे तो तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। सिंपल सवाल था ये तो। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 9वां नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं इनको। क्या कह रहा है, एक बस 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से चल रही है। चाल दे रखी है कितनी, 48 किलोमीटर पर घंटा। फिर दोपहर 1:20 से 3:40 बजे तक बस दूरी तय की गई, दूरी कितनी होगी, दूरी कह रहा है ये, और समय आपको दे रखा है कितना, 1:20 से कितना 3:40 बजे तक। टोटल समय कितना हो जाएगा, देखो 1:20 से 3:40 तक का समय आपका हो जाएगा। 1:20 यानी 40 इसमें हो गया, 2 बज गया, 2 से 3 1 घंटा 40 80 यानी 2 घंटे 20 मिनट हो जाएंगे। 2 घंटे 20 मिनट इतना समय लगेगा। अब ऑप्शन में देखो किलोमीटर में दिया है तो समय को भी हम घंटे में चेंज करेंगे। तो 2 घंटा प्लस 20 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, 60 का भाग कर देंगे, 20×60 तो कितना आ जाएगा, 2 + 1/3, 3 दूना 6, 1 कितना आ जाएगा 7/3 घंटा। ये समय आ गया। अब समय दूरी चाल, इसमें संबंध का फार्मूला लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या पूछा गया इसमें, दूरी, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चाल कितनी है 48, समय कितना है 7/3, 7/3, 3 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, 12 सत्ते 3 × 3 = 18, 16 आएगा। तो 16 × 7, 16 सत्ते 112 किलोमीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही ऑप्शन दिख गया डी, 112 किलोमीटर। ऐसे लगाएंगे सवाल को, बस ये यहाँ पर ध्यान देना है। 1:20 से 3:40 बजे तक टोटल समय आपको कन्वर्ट कर लेना, कितना हो जाएगा 2 घंटे 20 मिनट। ये घंटे में 20 मिनट को हमने घंटे में चेंज किया, 60 का भाग दिया, अर्थात 7/3 घंटा आ गया। ऐसे लगाएंगे।